हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साडी के सर। और आज हम करने वाले हैं आपके तृतीय श्रेणी दैनिक परीक्षा की जो आपके L1 की जो टेस्ट सीरीज है कलाम की, उसके माइनर टेस्ट ए का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आपके माइनर टेस्ट ए का एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी दोस्तों की मांग थी कि L1 के पेपर भी सॉल्यूशन कराओ, अच्छे से एनालिसिस कराओ, विश्लेषण कराओ, ताकि हमें भी बेनिफिट मिल सके। बहुत से दोस्तों ने टेलीग्राम पर मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया। उनको देखते हुए आपकी टेस्ट सीरीज आज ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए सारे विश्लेषण के माध्यम से उनके बात को मानते हुए हम विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं आज से, ताकि आपको अच्छे से पेपर का एनालिसिस करवाए। और एग्जाम आपकी जनवरी में प्रस्तावित है। एग्जाम कब है आपकी? देखो, एग्जाम आपकी है जनवरी में, और जनवरी में एग्जाम है आपकी। तो प्रत्येक टेस्ट का विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे हम। प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या। अब व्याख्या का मतलब क्या हो गया आपका कि विश्लेषण क्यों करेंगे प्रत्येक ऑप्शन की? देखो, कलाम की जो टेस्ट सीरीज होती है ना, कलाम क्या करता है कि जो ऑप्शन देता है ना, वो आपके विभिन्न एग्जाम से अधीनस्थ बोर्ड आपके एग्जाम करवाता है। तो अधीनस्थ बोर्ड के जो विभिन्न एग्जाम पेपर होते हैं आपके, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं ना, उन क्वेश्चनों की ऑप्शन देता है वो। यानी कि एक क्वेश्चन तो कलाम ने खुद नहीं बनाया, उसके अलावा जो 4 ऑप्शन है ना, वो भी आपके एग्जाम में पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। इसलिए ही वो पेपर इस हिसाब से बनाते हैं, ताकि आपको वो सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक आपके अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे, वो सारे के सारे कवर हो जाए एक ही पेपर के माध्यम से। इसलिए उसका विश्लेषण करना भी जरूरी हो जाता है। और विश्लेषण प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ करेंगे और आराम से समझते हुए करेंगे। कैसे करेंगे हम? आराम से समझते हुए। ऐसा नहीं कि चलो टिक लगाया आगे बढ़ गए, नहीं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और उसके आसपास की जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई है, एग्जाम की बात करें, जैसे आपके अधीनस्थ बोर्ड जो भी एग्जाम करवाता है प्रीवियस ईयर की एग्जाम, तो उसके आसपास में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके, वो सारे सारे आपको अपनी इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो तो आप देखोगे तब पता चलेगा कि विश्लेषण या एनालिसिस किया है, वो कैसा किया है, नहीं किया है, वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता, वो आप कमेंट के अंदर बताओगे। ये आज पहली क्लास है, तो आपको सभी चीज़ें आपको बतानी है। कमेंट के अंदर आप आराम से बताओगे कि सर हमें क्लास अच्छी लगी, हमारे लिए बेनिफिट है, ताकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो और हमारा भी टाइम ख़राब ना हो। बहुत कम टाइम है आज के टाइम पर बात करें तो, लेकिन मांग थी, काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ आपके लिए। हो सकता है कि देखो, ये क्लास आपकी होगी 1 घंटे की, लगभग 1 घंटे या 100 घंटे की क्लास होगी आपकी। ठीक है, और इसके अंदर जितने क्वेश्चन होते हैं उतने करेंगे। चाहे आपके माइनर टेस्ट है कि 3 दिन चल सकता है, मान लीजिए 50-50 क्वेश्चन हो व्याख्या के साथ, और कभी कभी क्वेश्चन इतने डिटेल से आ जाते हैं जहाँ पर हो सकता है 30-40 क्वेश्चन भी हो। तो आराम से जितने क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से करेंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीसी हो, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपकी ऐसी बात नहीं, जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ से जो क्वेश्चन आरपीसी ने पूछा है तो वो भी आपके पूछा जा सकता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम उन व्याख्या के साथ आपको यहाँ पर विश्लेषण करवा दूंगा। ठीक है, अब आपको बताना है और बाकी काम आपको करना है, सारा शेयर वगैरह आपको करना है। अपने जितने भी दोस्त वगैरह है लेवल फर्स्ट के, उन सभी को देखना है। पहले आपको खुद को देखना है, देखने के बाद ये देखना है कि हमें कितना समझ में आया और हमारे लिए कितनी उपयोगी क्लास है। उसके बाद में आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज माइनर टेस्ट ए की, बहुत ही अच्छे से समझते हुए, आराम से, धीरे धीरे। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक नए आए आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोल देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सर तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, मैं बीच बीच में से नहीं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वो करो। याद आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ते रहेंगे। जब पढ़ाई करते हैं तो सीरियस होकर पढ़ाई करना, मजाक वजाक नहीं होगी भाई दोस्त। मैं पढ़ाई करता हूँ तब सीरियस होकर पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण में पूछा है और उनकी अवस्थिति का सही क्रम, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक। दक्षिण की बात करें, ऊपर आपके गंगानगर है, नीचे आपके बांसवाड़ा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जाना है हमें, और बताना है कि कौन कौन से बीच में आपको मिलते हैं। सभी चीज़ें आपको बतानी है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके ऑप्शन नंबर 1 की। भौमट दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? भौमट। और भौमट किसको बोला जाता है? भौमट बोला जाता है जहाँ पर भील ज़्यादा रहते हैं, यानी कि आपके जो उदयपुर और डूंगरपुर वाले क्षेत्र हैं, उनमें जहाँ पर भील आबादी ज़्यादा रहती है, उसको क्या बोला जाता है? आपका भौमट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? आपके भौमट बोला जाता है। भील बाहुल्य क्षेत्र, भील बाहुल्य क्षेत्र। जैसे हम बात करें जिलों की बात करें, तो उदयपुर और डूंगरपुर ले सकते हैं। उदयपुर और डूंगरपुर में जितने हैं उनको क्या बोला जाता है? आपकी भौमट बोला जाता है। ठीक है, एक तो भोराट आता है, एक भौमट आता है। दोनों शब्दों को आराम से समझना। यहीं पर हम समझ लेते हैं। देखो, एक तो भोराट आता है। क्या था आपका? एक तो भोराट। भोराट तो क्या आपका? पठार है। क्या आपका? पठार है। और ये पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये देखो, ये पठार 2 तरह से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। ये तो पूछा जाता है कि ये गोगुंदा से, गोगुंदा कहाँ पर पड़ता है आपका?
गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। गोगुंदा से उदयपुर से कुंभलगढ़, अरे कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम तो सुना ही होगा आपने। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है आपका? राजसमंद में। ठीक है, दोनों जिले के नाम भी आ सकता है आपका, और ये भी आता है बार बार कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच और आपके उदयपुर से राजसमंद के बीच कौन सा पठार फैला हुआ है? तो वो राठ का पठार फैला है। एक है आपका भूमठ। ठीक है, इस भूमठ किसको बोलते हैं? जहाँ पर भील बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा होता है, उदयपुर और बांसवाड़ा के जो जिले हैं उसको क्या बोला जाता है? आपके भूमठ बोला जाता है। तो दोनों चीज़ों में अंतर स्पष्ट देख लेना, ये बोरहाट है, ये भूमठ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका धैर्यन। देखो धैर्यन एक तरह का स्थानांतरित बालू का स्तूप है। क्या आपका? स्थानांतरित बालू का स्तूप, स्थानांतरित बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। और मुख्य रूप से जैसे हम बात करें, वैसे तो आपके कहाँ पर पाया जाता है, यानी कहाँ पर शुरुआती मिलता है आपके धैर्यन बालू का स्तूप? तो वो मिलता है आपके जैसलमेर जिले के अंदर, यानी पश्चिमी राजस्थान ले सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान। और मुख्य रूप से जिले के नाम पूछे तो आप जैसलमेर ले सकते हो। सर्वाधिक स्थानांतरित बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? आपके जैसलमेर जिले के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो दे रखा है हमने नाली। तो नाली हम जानते हैं, देखो दोस्तों ये अपना उत्तरी राजस्थान है, इस प्रकार से अपना राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पहाड़ियाँ है आपके भारत के अंदर, शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ी। समझना इस क्वेश्चन को। शिवालिक की पहाड़ी से एक स्थान है, शिवालिक की पहाड़ी में कौन सा? आपका काल का नामक स्थान है। कौन सा आपका? काल का नामक स्थान, या काल का स्थान लिख देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है आपके? उस नदी का नाम आपके गगन नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? गगन नदी है। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह की बात करें तो गगन नदी निकलती है यहाँ से। और यहाँ पर आपका टिब्बी नामक स्थान है, पड़ता है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। कौन सा स्थान? टिब्बी नामक स्थान। यहाँ से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ के अंदर, और हनुमानगढ़ का एक शहर है बठनेर। कौन सा? बठनेर। और बठनेर के बाद में बहती हुई ये जाती है आपकी सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका? गंगानगर के अंदर। इधर कौन सा जिला आ गया आपका? गंगानगर। और यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है, तो इस ये आपके आगे भी बढ़ जाती है, आपकी पाकिस्तान के अखरा नामक स्थान पर जाती है, आपकी अखरा तक ये चली जाती है। यदि बरसात वगैरह अच्छी होती है तो अखरा नामक स्थान तक चली जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में अखरा के नाम से जाना जाता है, किसको? गग्गर को। ठीक है, लेकिन सर हम बात करें थे आपकी नाली। तो देखो आपके सूरतगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़ और आपके बठनेर के, सॉरी हनुमानगढ़ के बठनेर के बीच का जो क्षेत्र है ना, गंगा नदी का क्षेत्र है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन से प्रदेश के नाम से जाना जाता है? आपका नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तीसरा हो गया अपना। चौथा ऑप्शन देखते हैं उपरमाल। देखो उपरमाल कौन नहीं जानता? उपरमाल आराम से जान सकते हो। उपरमाल का एक पठार है आपका। क्या आपका? पठार है भाई। ठीक है, तो उपरमाल की बात करें जैसे, तो पहले तो बात करें हम किस क्षेत्र में पाया जाता है आपका। तो देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा आपका? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये तो सर आपने बता दिया कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आप सभी को पता है हाड़ौती के क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र आता है आपका? हाड़ौती का। लेकिन जो इस पठार है उपरमाल का पठार, देखो उपरमाल का पठार की बात करते हैं, ये चित्तौड़गढ़ से आता है आपका। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से लेकर आपके जो उपरमाल है बिजौलिया, बिजौलिया तक आपका फैला हुआ, बिजौलिया भीलवाड़ा के बीच। तो मैं लिख देता हूँ आपके चित्तौड़गढ़ के बेसोड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़। अब बेसरोडगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्त? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, से बिजौलिया। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजौलिया कहाँ पर पड़ता है? आपकी भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपका? भीलवाड़ा जिले के अंदर। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपका कि उपरमाल का पठार है, उसका क्षेत्र है, अतः आपका बेसरोडगढ़ से बिजौलिया के बीच। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाता तो अब आपका सही है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपका कि चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक, ये क्वेश्चन में आपका आ जाता है। तो ये तो देखो हमने ऑप्शनों का विश्लेषण किया, एक एक ऑप्शन को समझने का प्रयास किया हमने कि कौन सा ऑप्शन किस प्रकार का है, इनकी विशेषता क्या है, कौन से जिले के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आप देखो आराम से कर सकते हो। सबसे ऊपरी ऊपर कौन सा आएगा? सर ऊपरी ऊपर आपने पढ़ा है नाली प्रदेश, जो आपके हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर फैला हुआ है, यानी बठनेर से लेकर सूरतगढ़ के अंदर। तो ऊपर ऊपर कौन सा जगह आपका? 3 नंबर। ठीक है, उत्तर से दक्षिणी तो पूछा है हमें, क्या पूछा हमें? उत्तर से दक्षिण पूछा है। तो ऊपरी ऊपरी कौन सा जाएगा आपका? 3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर देखो आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
भाई ऊपर से आपको चलना है, फिर हमें देखो भोमट, भोमट आता है आपका उदयपुर। तो देखो आप राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए, ये आपके जिले याद होने चाहिए। देखो मान लीजिए ये अपना राजस्थान है, छोटा सा मैं राजस्थान मानना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है। ये इधर झालावाड़ हो गया, जैसा भी बनता है, ठीक है भाई, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। तो इस राजस्थान में देखो यहाँ पर 1 नंबर तो आपका, 3 नंबर तो यहाँ पर आ गया, जहाँ पर आपके हनुमानगढ़ और का है, गंगानगर है, ठीक है। फिर दे रखा है आपका देखो भोमट, भोमट उदयपुर, देखो उदयपुर और डूंगरपुर यहाँ पर है। अलग पेन से समझाना चाहूँ मैं आपको, तो यहाँ पर देखो मैं रेड कलर के अंदर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर उदयपुर है, तो यहाँ पर हो गया। ऊपरमाल की बात करें तो ऊपरमाल देखो भीलवाड़ा यहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है, तो इस तरह पे ऐसा फैला हुआ है। लेकिन पहले तो कौन आ गया आपका, ठीक है भाई, बिजौलिया आ जाएगा ऊपर, उदयपुर से ऊपर बिजौलिया भीलवाड़ा आ गया। और आपको देखो पश्चिमी राजस्थान में कौन सा था आपका, धरियन, तो जैसलमेर आपका यहाँ पर पड़ता है। जैसलमेर आपके, ये पूरा जैसलमेर बीकानेर वगैरह क्षेत्र है, जैसलमेर मान सकते हो आप। तो यहाँ पर पड़ता है अपना, मेरा थोड़ा छोटा है भाई देखना। तो यहाँ से देखो 3 नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसलमेर पर कौन सा है आपका, धरियन 2 नंबर पर है। और यहाँ पर देखो नाली प्रदेश 3 नंबर हो गया, ऊपरमाल 4 नंबर पर है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, भोमट, तो भोमट देखो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। तो लास्ट में आपका 1 नंबर आएगा। तो लास्ट में देखो इसमें 4 दे रखा है, लास्ट में 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था आपका। तो मैप ही हमने थोड़ा सा मैप से आपको समझाने की बात करी, बाकी इन विशेषताओं की जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताने का बात करी। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, यदि पेपर आपके पास है तो आप पेपर में ये चीज़ें लिख सकते हो, ताकि आपको जब रिविजन करोगे लास्ट टाइम में तो पेपरों के माध्यम से आप बहुत जल्द रिविजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांश विस्तार है। अब बनास बेसिन आपको याद होना चाहिए, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक या भीलवाड़ा। बनास बेसिन की बात करें सबसे पहले हम, तो बनास बेसिन याद करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि बनास बेसिन हिस्सा किसका है। तो बनास बेसिन हिस्सा आपके पूरी मैदान का, किसका, पूरी मैदानी प्रदेश। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी पूरी मैदानी प्रदेश की, ठीक है दोस्त, पूरी मैदानी प्रदेश, ये तो आ गया आपका पूरी मैदानी प्रदेश। अब ये पूछे कि पूरी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल याद करना दोस्तों, 23% भाग पर क्या फैला हुआ आपका पूरी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस पर जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो सर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 39% निवास करती है, पश्चिमी रेतीली प्रदेश में 40% निवास करती है, और पूर्वी मैदान में 39% निवास करती है। और क्षेत्रफल की बात करें आपके पूर्वी मैदान का तो कितना आपका 23% क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका उत्पत्ति पूछ लिया जाता है, उत्पत्ति किससे हुई है, 33 सागर के स्थान पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। यदि राजस्थान के विश्व के संदर्भ में देखें तो 33 सागर के स्थान, 33 सागर के स्थान पर सीधा पूछ लिया जाता है, किसके संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में। भाई विश्व के संदर्भ में बात करें तो पूरे मैदान का निर्माण कैसे होता, संदर्भ, संदर्भ में आपके 33 सागर के स्थान पर हुई थी। और यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई पूरे मैदान का निर्माण भारत के संदर्भ में किस प्रकार से होता, भारत के संदर्भ की बात करें तो भारतीय संदर्भ में किसका भाग है पूरी मैदान, अरे उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, किसका, उत्तर के विशाल मैदान का भाग, उत्तर के विशाल मैदान का भाग, मैदान का भाग। तो ये तो सर आपने बता दिया कि पूरी मैदान का हिस्सा है, तो पूरी मैदान क्यों बढ़ा रहे हो सर। तो हमें पूछा देखो बनास बेसिन, क्या पूछा हमें, बनास बेसिन पूछा है। तो बनास बेसिन बात करें तो बनास बेसिन हिस्सा किसका है, तो बनास बेसिन हिस्सा आपके पूरी मैदान का, ठीक है। कनेक्ट हुआ कि नहीं क्वेश्चन। और पूरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। तो सर आप 3 भाग कौन कौन से हैं वो बताओ हमें। तो पहला आता है आपका चंबल बेसिन, कौन सा बेसिन, चंबल बेसिन। दूसरा आता है आपका कौन सा, बनास और बाणगंगा बेसिन, बनास और बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। और तीसरा आता है आपका कौन सा, माही बेसिन। तो ये बात भी सही है सर। तो यहाँ पर देखो हम पढ़ रहे थे आपके कौन से, बनास एवं बाणगंगा बेसिन, क्योंकि ये हमें पूछा है। बनास एवं बाणगंगा बेसिन को 2 भागों में बांटा जाता है, कौन से 2 भागों में बांटा जाता है, ये तो बांटा जाता है आपके 2 भाग कौन से है आपके, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। और दूसरा आता है आपका कौन सा, मेवाड़ का मैदान। अरे मेवाड़ का मैदान, आप बोलोगे सर मेवाड़ का मैदान कैसे आया। देखो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बनास नदी का उद्गम होता है आपका बिजराल की पहाड़ी से या खमनौर की पहाड़ी से,
खमनौर की फाड़ियों से होता है, बिजराल की फाड़ियों से खारी नदी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनास की नदी का बात करें तो कहाँ से होता है आपका, खमनौर की फाड़ियों से होता है। खमनौर की फाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, राजसमंद के अंदर। कहाँ पर आपकी, राजसमंद के अंदर है। तो राजसमंद आपका किसका हिस्सा था, आपका मेवाड़ का मैदान था। राजसमंद से निकलने के बाद वो कहाँ पर जाती है, आपकी चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ के बाद वो भीलवाड़ा के अंदर जाती है। भीलवाड़ा के बाद में अजमेर के अंदर जाती है। अजमेर से टोंक में जाती है। टोंक से सवाईमाधोपुर के अंदर जाती है, फिर आपके चंबल में मिल जाती है। तो ये तो था आपका बनास नदी। वो नदियों के जो क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पर करेंगे अच्छे से। तो उन्हीं एक तरफ पार्ट आपका मालपुरा करौली मैदान, तो यहाँ पे उत्तरी जो जयपुर के नीचे वाले आसपास के क्षेत्र सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है। कौन सा आपका, मालपुरा करौली मैदान, जैसे आपके टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा आदि जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये कौन से जिले में फैला हुआ आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, टोंक, सवाईमाधोपुर। ठीक है, और करौली, करौली देखो अब करौली क्यों लिया सर, करौली सहायक नदी आती है आपकी, जैसे आपकी उधर से काली सील वगैरह। अंतिम सहायक नदी कौन सी है, बनास की, काली सील और करौली वगैरह से तो निकलती, तो करौली हो गया आपकी और दौसा हो गया। और इसी मैदान को जो मालपुरा करौली मैदान को है, इसी ने जो आपके एम हेरोन मोदे, कौन से, एम हेरोन मोदे, एम हेरोन मोदे, इन्होंने क्या बोला आपके, तृतीय पेली प्लेन बोला है। तृतीय पेनी प्लेन, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मैदान को एम हेरोन मोदी ने तृतीय पेली प्लेन कहा है, तो मालपुरा करौली मैदान, और वो किसका हिस्सा था, आपका बनास व गंगा बेसिन का हिस्सा था। और हमें पूछा है कि सर्वाधिक विस्तार, देखो सर्वाधिक विस्तार किसमें, आपके इन्हीं जिलों के अंदर, तो सर्वाधिक विस्तार आता है आपका टोंक के अंदर। ये है, टोंक के बाद सवाईमाधोपुर में आता है, फिर करौली में, फिर दौसा के अंदर। यदि हम बात करें मालपुरा करौली मैदान की बात करें, तो ऑप्शन नंबर, टोंक कहाँ पर दे रखा है, टोंक 3 नंबर दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैंने थोड़ा डिटेल से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक चीज़ को हम समझें। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, जैसे आपके एम हेरोन मोदी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों। चंबल बेसिन से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पूरी मैदान के मैदानी प्रदेश के कौन से बेसिन में उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, तो चंबल बेसिन आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, माई बेसिन आप सभी को जानते हैं, ये माई बेसिन से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 56 का मैदान वगैरह। ठीक है, कौन सी इसी में आता है, तो माई बेसिन में आता है। तो सारे वो पूरी मैदान के हिस्से होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि बात नहीं हुआ, अरे आएगा ना। तो मेवाड़ के बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऐसे मेवाड़ का, वो कौन सा पूछा जाता है, टिलेनुमा पिंडमान का मैदान। टिलेनुमा पिडमांड, पिडमांड का मैदान, तो ये पाया जाता है आपके जो देवगढ़ है ना, देवगढ़ राजसमंद के आसपास। ठीक है, देवगढ़ जो पूर्वी अरावली है, अरावली के जस्ट पूर्व के अंदर पाया जाता है, देवगढ़ के निकट। देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है भाई, देवगढ़ के निकट। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, शायद कलाम ने भी पूछा होगा, टेस्ट के अंदर आ जाएगा आगे। तो देखो आपका ये पूरा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन से देखो आगे कितने क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो भी पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खटखड़ दरा स्थित है, देखो ये खटखड़ दरा ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जो उदयपुर में है, राजसमंद में है, अजमेर में है, बूंदी में, तो बूंदी के में 4 दरे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा जाता है खटखड़ दरा, तो ये आपका बूंदी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बूंदी के चारों दरों के बारे में बार बार पूछा जाता है। अब देखो बूंदी में कितने दरें पाए जाते हैं, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, 4 दरें, और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 दरों के बारे में पूछा जाता है भाई। जैसे आपके पहले की बात करें तो पहला दरा कौन सा आपका, रामगढ़ खटखड़ दरा। कौन सा, रामगढ़ खटखड़, या खटखट भी आ सकता है, खटखट दरा, जो आपका दे रखा है ऑप्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, यह हो जाएगा पहला। दूसरा दरा कौन सा आपका बूंदी के अंदर, जेतवास दरा। कौन सा, जेतवास दरा। तीसरा दरा कौन सा आपका, तीसरा दरा आपका लाखेरी दरा। अरे लाखेरी में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर लगा था आपका, लाखेरी बूंदी, एसीसी सीमेंट है ना, वो लाखेरी दरा के अंदर ही लगा था, याद कर लेना। चौथे की बात करें आपके, चौथा कौन सा आपका, बूंदी के निकट दरा, बूंदी के निकट दरा। तो ये 4 दरें स्थित है कहाँ पर आपके, बूंदी के अंदर। वो चारों दरों के बारे में आपका पूछ लिया जाता है, कौन सा भी है, कौन से जिले के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पड़ता है आपका अजमेर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजमेर को लगा देता हूँ मैं। अजमेर की 4 दरें पूछी जाती है, 3 दरें हैं मुख्य रूप से, कौन कौन सा आपका, ये तो बर, 3 मुख्य दरें हैं, तो सीधे पूछे जाते हैं। पहला कौन सा आपका, पहला आपका बर, बरदरा। और बरदरा किसको किसको जोड़ता है, ये भी याद कर लो साथ साथ। बरदरा आपके जोड़ता है, आपके अजमेर को पाली से जोड़ता है,
अजमेर को पाली से। तो बरदरा किसको जोड़ता है दोस्त? अजमेर को पाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपका बरदरा जोड़ता है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा दूसरा दर्रा कौन सा है फिर? तो दूसरा दर्रा कौन सा आपका? वो आपका परवेरिया दर्रा। परवेरिया दर्रा, परवेरिया भी आ सकता है या पखेरिया भी आ सकता है आपका। परवेरिया आ सकता है या आपका पखेरिया आ सकता है। और ये कौन सी दर्रे को जोड़ता है भाई आपका? बताओ भाई। ये अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, मसूदा से जोड़ता है। ठीक है। और तीसरा दर्रा कौन सा आपका? तीसरा कौन सा उसका आपका अजमेर का? बताओ भाई। अरे शिवपुरी या सुराघाट। शिवपुरी आ सकता है या आपका सुराघाट आ सकता है। ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं, बार बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना दोस्तों सभी को। तो ये किसको किसको जोड़ते हैं भाई आपके? भाई शिवपुरी दर्रा किसको जोड़ता है? अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। अजमेर को किससे जोड़ता है आपके? राजसमंद को। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने दो ऑप्शन देख लिए। हमें पूछा था खटखट दर्रा, वो कहाँ पर स्थित है? आपके बूंदी के अंदर। उदयपुर की बात करें तो देखो, उदयपुर के अंदर फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल दोनों याद करना बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन कौन सी आपकी? फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल और आपकी केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, ये पूछा जाता है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में कौन से दर्रे? बताओ भाई। राजसमंद में, राजसमंद में ये तो कमली घाट है, कमली घाट हो गया, गोरम घाट हो गया आपका। ये तो गोरम ये है, एक गोरम जी आपके अजमेर के अंदर है, वो आपकी चोटी है, उसका नाम भी क्या आपका? गोरम जी। पूछा जाता है, पूछेंगे बार मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरम जी आ सकता है, टोटगढ़ आ सकता है, मेहाज जी आ सकता है, अलग अलग नाम है, उसके भी उपनाम याद होनी चाहिए आपको। तो कमली घाट था, गोरम घाट है। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया? आपका हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल। तो ये आज राजसमंद के दर्रे हो गए जो सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका बूंदी और अजमेर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दर्रे बार बार पूछ जाते हैं। उदयपुर की कभी कभी पूछ जाते हैं, फुलवारी की, केवड़ा की नाल आ सकता है। यदि आपके ऑप्शन में मान लीजिए आपकी किस्मत में उदयपुर वाला दर्रा लिखा हो तो दो ही दर्रे हैं आपकी, फुलवारी और केवड़ा। ठीक है। कमली घाट, गोरम घाट, हाथीगुड़ा। देखो कमली घाट से गोरम, कमली घाट से गोरम जाकर हाथीगुड़ा, फुलवारी के नाम से केवड़ा, क्योंकि राजसमंद के नीचे उदयपुर है। ये ट्रिक भी है इनको याद करने की, वो भी आ जाती है सीधी सीधी, तो वो भी आप याद कर सकते हो साथ साथ। तो हमें पूछा था, हमारा क्वेश्चन क्या था? खटखट दर्रा स्थित है तो बूंदी के अंदर। तो ये चारों दर्रे आपके बूंदी के भी बता दिए मैंने साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भाई? बताओ। ये आप कमेंट के अंदर बताना है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो अरावली विश्व की क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। अरे तो बिल्कुल सही है, प्राचीनतम है वलित श्रेणी। और वर्तमान में कैसी है? अपशिष्ट। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है? नहीं, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान नहीं है, गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है। किसका मैदान है? गंगा का मैदान। पश्चिमी बालुका मैदान तैतीस सागर का अवशेष है, बिल्कुल। यदि विश्व के संदर्भ में देखें तो पश्चिमी जो बालुका स्तूप है, मैदान है, वो किसका है? तैतीस सागर का अवशेष है, बिल्कुल राइट। दक्षिणी पूर्वी पठार का गोंडवाना लैंड विस्तार है, बिल्कुल राइट। दक्षिणी पूर्वी पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। और भारत के संदर्भ में पूछे तो प्रायद्वीपीय भारत का। विश्व के संदर्भ में तो गोंडवाना लैंड का, और भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत के संबंध में किसका भाग आपके? प्रायद्वीपीय पठार का भाग, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। देखो मैं थोड़ा डिटेल से करवा रहा हूँ हर क्वेश्चन को, क्योंकि रिवीजन के लिए बेस्ट हो अपने साथ। ठीक है। बता देना, आपको थोड़ा सा कम बता दूंगा तो कम बता दूंगा, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको डिटेल से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वो कमेंट के अंदर बता देना। ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी अच्छा है और आपको सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए चाहिए दिनेश तोड़ ने जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से कवर हो जाए। ठीक है भाई। एक ही क्लास में हम पूरा चैप्टर कवर हो सके 1-1.5 घंटे में, इस प्रकार से हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो आप कमेंट में बता देना, आपके कमेंट पर निर्भर करेगा आगे सब कुछ जो होगा। तो भारत के संदर्भ में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। विश्व के संदर्भ में पूछे तो दक्षिणी पूर्वी, विश्व के संदर्भ में यह लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
विश्व के संदर्भ में किसी गोंडवाना का है। और पश्चिमी बालुका स्तूप की बात करें तो 33 सागर का तो विश्व के संदर्भ में, और वहाँ पर गंगा का मैदान भी आ सकता है पश्चिमी बालुका स्तूप, यदि भारत के संदर्भ में बात करें, या आपके उत्तर का विशाल मैदान का भाग भी आ सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तीसरे ऑप्शन में हमें बालुका स्तूप के बारे में पूछा है, कुछ बालुका मैदान के बारे में पूछा है, तो हम देखो बात करते हैं उनके पश्चिमी रेतीले प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, इसको समझ लेते हैं। पश्चिमी बालुका स्तूप और बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त से यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने % बालुका स्तूप मुक्त है, कितने % बालुका स्तूप युक्त है, इस प्रकार से। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश की। किसकी, पश्चिमी रेतीले प्रदेश की। देखो साथ साथ में जितने आपके 4 भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है, पश्चिमी रेतीले प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इन चारों के बारे में मैं साथ साथ इन क्वेश्चनों के बारे में साथ बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल कितना है इसका, सबसे बड़ा यही आपका 61.11% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी निवास करती है, लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। वैसे उत्पत्ति की बात करते हैं इसके, देखो उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें, देखो विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में बात करें तो आप क्या 33 सागर, 33 सागर, और भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, तो साथ साथ दोनों के लिए कर लेना। पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, आपके 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से आपके, ये तो देखो शुष्क प्रदेश एक बांटा गया आपके अर्धशुष्क प्रदेश, ये तो कौन सा, शुष्क प्रदेश, और दूसरा कौन सा आपका अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। और अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। फिर अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, आपके 4 भागों में। आगे देखेंगे 4 भाग कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। शुष्क प्रदेश की बात करते हैं हम, शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 2 भागों में। और कौन कौन से 2 भाग, ये तो बालुका स्तूप मुक्त और एक बालुका स्तूप युक्त। युक्त, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालुका स्तूप युक्त कितना है राजस्थान में, और बालुका स्तूप मुक्त कितना है राजस्थान में, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं आपके बालुका स्तूप युक्त की बात करते हैं आपके, सॉरी मुक्त है यहाँ पर, मुक्त की बात करते हैं तो मुक्त कितना आपका, बताओ भाई, 41.5, और बालुका स्तूप युक्त कितना आपका 58.5। ये यहाँ से दोनों बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा कितना % है, इसलिए मैं बताया क्योंकि आपका आ गया था पश्चिमी बालुका स्तूप का मैदान, तो मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी बालुका स्तूप को यानी शुष्क प्रदेश को बात करें 2 भागों में। यहाँ पर बात करें 4 भाग, जैसे घग्गर का मैदान, ठीक है, शेखावट अंतःप्रवाही प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और आपके लूनी बेसिन 4 भागों के अंदर बांटा गया था, वो भी आप साथ साथ याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सबसे पहले तो ये बात, तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपका मुकुंदरा खापरा है आपका, तो मुकुंदरा आपका आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है, किसका, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा। तो यहाँ पर देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पूछा है हमें, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल आपका 6.89%, कितना आपका 6.89%। देखो हमने पश्चिमी रेतीला प्रदेश पढ़ा, कितना पढ़ा 61.11%, पूर्वी मैदान हमने पढ़ा 23%, और अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितना हो जाएगा आपका 6.89%। तो बच्चा कौन सा आपका अरावली, तो अरावली और देख लेना कितना है भाई आपका अरावली 9%, कितना आपका 9%। जनसंख्या की बात करते हैं आपकी यहाँ पर कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती है, मात्र 11% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश में निवास करती है, मरुस्थल के अंदर मारवाड़ी। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। अब देखो हमें पूछा कि मुकुंदरा पर्वत श्रेणी, तो पहला दे रखा है हमें शाहबाज उच्च क्षेत्र, तो शाहबाज उच्च क्षेत्र है ना, यह आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उपभाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उपभाग, प्रदेश का उपभाग है। अब सर आपने बताया कि उपभाग है, लेकिन कहाँ पर है, ये देखो शाहबाज उच्च क्षेत्र आपने काफ़ी बार सुना होगा, कौन से जिले के अंदर है आपकी, ये आपके 12 जिले के अंदर, कौन से जिले के अंदर आपका 12 जिला। अरे आपने ये भी सुना होगा, जनजातियों का क्वेश्चन पढ़ा है आपके, तो जनजातियों में जो शहरी जनजाति रहती है 12 जिले की, शाहबाज और आपकी कौन सी किशनगढ़ तहसील में रहती है, तो वो क्षेत्र है शाहबाज। कौन सा जिला हो गया आपका 12 जिला हो गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर।
इंपॉर्टेंट क्या बनता है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट ये बनता है कि यहाँ पर एक तो झील पाई जाती है, और उस झील का नाम क्या है आपका, रामगढ़ क्रेटर। कौन सी, रामगढ़ क्रेटर, क्रेटर झील भी बोला जाता है। वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, आपकी शाहबाद उच्च क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और इसे किस में शामिल किया गया, आपके जियो हेरिटेज साइट में सम्मिलित है ये, जियो हेरिटेज साइट में सम्मिलित, किसमें सम्मिलित है, आपके जियो हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। कौन सी, रामगढ़ क्रेटर झील। इसके अलावा यहाँ पर जो रामगढ़ है, देखो रामगढ़ आ गया ना, तो 12 जिले में यहाँ पर चट्टाने है ना, ये भी याद करना। चट्टाने वो कैसी पाई जाती है, आपकी घोड़े के नाल के समान। कैसी, घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े के नाल के समान चट्टाने कहाँ पर पाई जाती है, शाहबाद क्षेत्र में। या ये भी आ सकता है कौन से जिले में पाई जाती है, 12 जिले में। हॉर्सचू, आपने नाम सुना होगा आपका, हॉर्सचू, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। तो शाहबाद क्षेत्र आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके वो सारे मैंने आपको करवा दिए। चंदबाड़ा दे रखा है आपका, चंदबाड़ा कहाँ पर पाया जाता है भाई, तो देखो इसके स्थान पर चंदबाड़ा भी आ सकता है या चांदबाड़ी भी आ सकता है। क्या आ सकता है, चांदबाड़ी भी आ सकता है। जो आपके मुकुंदरा जो पर्वत श्रेणी है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्त, ऊंचाई आपकी 517 मीटर। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चांदबाड़ी आ सकता है या चंदवाड़ा आ सकता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1517 मीटर। कितनी है, 517 मीटर। 517 मीटर भी आपका पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। याद करना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। सतूर दे रखा है, सतूर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पर सीधे पाया जाता है आपका कि आपके हड़ौती क्षेत्र में एक जिला पड़ता है, हड़ौती क्षेत्र में क्या पड़ता है आपका, एक जिला है, और उस जिले का नाम क्या है आपका, बूंदी। और इस बूंदी में चट्टानी पाई जाती है, वो कैसी पाई जाती है, चट्टानी पाई जाती है आपकी अर्धचंद्राकार आकृति की चट्टानी। कैसी, अर्धचंद्राकार आकृति की चट्टानी, आकृति की चट्टानी पाई जाती है, ठीक है। सर आपने ये तो बता दिया कि अर्धचंद्राकार आकृति की चट्टानी पाई जाती है, और इन अर्धचंद्राकार आकृति की चट्टानी कहाँ पर पाई जाती है, आपकी बूंदी के अंदर। ये तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार आकृति की चट्टानी पाई जाती है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, आपकी सतूर है। कौन सी आपकी, सतूर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 353 मीटर। सीधे पूछ लिया कि बूंदी जिले में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतूर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 353 मीटर है। जहाजपुर क्षेत्र, जहाजपुर क्षेत्र आपका दक्षिण पूर्वी प्रदेश का हिस्सा नहीं। जहाजपुर क्षेत्र आपके भीलवाड़ा जिले में, कहाँ पर आपके दोस्त, भीलवाड़ा जिले के अंदर है जहाजपुर क्षेत्र। याद करें दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि जहाजपुर राजस्थान की किस जिले में स्थित है, तो वो आपकी भीलवाड़ा, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। हमें पूछा था कि मुकुंदरा पर्वत श्रेणी, देखो मुकुंदरा पर्वत श्रेणी कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है, वो भी याद कर लेना। जिला पूछे तो कोटा और झालावाड़, कोटा झालावाड़ जिले में फैली हुई पहाड़ियों का नाम क्या आपकी, वो आपकी मुकुंदरा पर्वत श्रेणी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदबाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अब देखो हम कर चुके हैं, तो आप यहाँ से बता दोगे आराम से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए कोड से कीजिए। बताओ भाई, भू आकृति प्रदेश दे रखा है, प्राकृतिक प्रदेश दे रखा है। देखो हाड़ौती का पठार दे रखा है, हाड़ौती पठार में अभी बने पड़ा है रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर पड़ा है। कौन से जिले में पड़ा था, हमने 12 जिले के अंदर। देखो आएगा ना क्वेश्चन, अरे ये तो पड़ा था अभी, ये रहा आपका, देखो कौन सा जिला था, ये रहा 12 जिला। और कैसी आपकी रामगढ़ क्रेटर, और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है आपकी, हाड़ौती, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी हाड़ौती लिख देता हूँ, हाड़ौती, ठीक है दोस्त। तो पहला कौन सी में हो गया आपका, पहला हो गया आपका 3 के अंदर। अब देखो ऑप्शन भी साथ साथ काटा करो, तो ऑप्शन काटोगे साथ साथ, तो देखो पहला और दूसरे के अंदर, पहला 2 में है तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में आएगा। पहला चौथे में है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो पहला 3 में, पहला 3 में, ये 2 रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके 70% सही होने के चांसेस होते हैं यदि ऑप्शन आप काटते हो, ठीक है। मेवाड़ पठारी प्रदेश, मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश, तो मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश कहाँ पर भाई, लसाड़िया का पठार। अरे लसाड़िया का पठार मेवाड़ पठारी प्रदेश के अंदर ही है। देखो आपने एक झील पड़ी होगी, ठीक है। आजकल वो झील किस में आती है आपकी, नया जिला बन चुका है। नया जिला कौन सा बन चुका है आपका, सलूम्बर। जिला कौन सा बन चुका है, सलूम्बर। और इस सलूम्बर में एक झील है, कौन सी, जय समद झील, जो आपके जय सिंह ने बनाई थी, जय समद झील।
इसमें जैसलमेर झील से भी काफ़ी पूछे जाते हैं। 7 टापू पाए जाते हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? भाखड़ा बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा आपका? प्यारी टापू है। इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भील और मीणा जनजाति के लोग रहते हैं इन टापू के अंदर, ठीक है। तो इस जैसलमेर झील के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में कट्टा फटासा एक पठार है, कट्टा फटासा पठार। और उस पठार का नाम क्या आपका? लसाड़िया का पठार। काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि किस झील की उत्तरी पूर्वी भाग में कट्टा फटासा पठार है, तो आपकी जैसलमेर झील के अंदर लसाड़िया पठार है। बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले तो आपको क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिलेगा। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुक है, कोई दिशा वगैरह है, कोई भी है, तो उसमें देखना ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। इसके अलावा देखो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बात करें तो आपकी गोरमजी, अभी मैंने बताया था ना, एक तो गोरमजी चोटी भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो दूसरा एक के अंदर था, तो दूसरा देखो इसमें एक में था, तो ये इसमें 4 था, तो कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बचा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। देखो 2 को मिलाने से आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बात करिए, गोरमजी, इस गोरमजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी मध्य अरावली की। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी आप बता देना कमेंट के अंदर। आज पहली क्लास है, कल थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य अरावली का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका विस्तार, मध्य अरावली का विस्तार कहाँ तक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विस्तार दोस्त ऊपर तो आपके पड़ता है सांबर, जो आपकी उत्तरी अरावली का जो निचला हिस्सा कौन सा, जैसे उत्तरी अरावली आपकी खेतड़ी से शुरू होती है और सांबर तक है। तो ऊपर कौन सा जगह आपका? सांबर से लेकर नीचे आता है आपका देवगढ़। कौन सा आता है आपका? देवगढ़ राजसमंद के अंदर, ठीक है, देवगढ़ राजसमंद तक। और फिर आपकी दक्षिणी अरावली स्टार्ट हो जाती है देवगढ़ राजसमंद से लेकर कालिंजरा की फाड़ी तक। कौन सी होती है आपकी? दक्षिणी अरावली रहती है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दूसरा क्वेश्चन मध्य अरावली से क्या पूछा जाता है? अरावली का सबसे कम विस्तृत भाग किस अरावली का है? अरावली का सबसे कम विस्तृत भाग, वह सबसे कम ऊंचा भाग, कौन से अरावली का? आपका मध्य अरावली का। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इन्हीं अरावली से जैसे आपकी लूनी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है, अजमेर से निकलती है आपकी लूनी नदी, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। बांडी वगैरह अरावली से निकलती है आपकी, लगभग जो नदियाँ हैं अजमेर के आसपास से निकलती है, वो सारे नाम पूछ जाते हैं, वो नदियों के क्षेत्र में फटेंगे हम। तो यहाँ पर इसके अलावा पूछा जाता है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या आपके? देखो आपका गोरमजी आ सकता है, मैंने अभी बताया था आपको, शुरू में एक क्वेश्चन आया था तब। गोरमजी आ सकता है, माराई जी आ सकता है। क्या आ सकता है आपका? माराई जी आ सकता है। या इसी का नाम क्या आपका? टोडगढ़ भी आ सकता है। क्या आ सकता है? टोडगढ़ भी आ सकता है। सर ये तो बता दिया आपने, ऊंचाई भी तो पूछ ली जाती है। तो ऊंचाई दोस्तों इसकी 943 मीटर। कितनी है? 943 मीटर। और इसके बाद में आती है आपकी कौन सी? तारागढ़। अरे तारागढ़ दुर्ग सुना है ना, तारागढ़। इसकी कितनी है आपकी? 873 मीटर। और इसके अलावा एक फाड़ भी पाया जाता है, कौन सा? यहाँ पर नागफाड़। और नागफाड़ की औसत ऊंचाई पूछ जाती है 795 मीटर। कितनी है आपकी? 795 मीटर। याद हो गया होगा। मध्य अरावली से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, जितनी बार क्वेश्चन आए यहाँ से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि मरुस्थल का विस्तार कौन से भाग से पूरी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है? तो वो आपके मध्य अरावली से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कट्टा पटासा भाग है, ठीक है। तो ये तो याद हो गया सर। नागौर उच्च भूमि, तो मैंने अभी बताया था आपका पश्चिमी अर्ध जो रेतीला प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था। कौन सा? ऊपर था आपका नाली प्रदेश यानी घग्गर का मैदान, बीच में आ गया आपका शेखावटी अंतःप्रवाह प्रदेश, और तीसरे नंबर पर था आपका नागौर उच्च भूमि। तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, कौन सी? कुचामन और नावा झीलें हैं। वर्तमान में कुचामन और नया जिला बन चुका है ना, कुचामन डिडवाना। तो याद करना दोस्तों, पहले नागौर में पढ़ते थे, ठीक है, नागौर उच्च भूमि, लेकिन अभी कुचामन डिडवाना नया जिला बन चुका है तो वहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आपकी खारे पानी की झील। और नागौर उच्च भूमि किसका हिस्सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। अर्ध शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है आपकी? BSSW जलवायु पाई जाती है, ठीक है। सीधा पूछा जाता है स्टेबी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखो निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? अब आपको झालावाड़ जाना वापस। ये मालवा का पठार का उत्तरी भाग है, तो बिल्कुल राइट।
मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, इसके उत्तरी पूरी भाग के डग गंगाधर की उच्चभूमि कहलाता है। और देखो उत्तरी पश्चिमी भाग डग गंगाधर उच्च नहीं कहलाता, ये तो यही याद कर लेना। तो डग गंगाधर उच्चभूमि क्षेत्र है वो किस जिले में पड़ता है? जिले में बात करें तो ये झालावाड़ जिले में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया गया है। और ये हाड़ौती के पठार किस तरफ स्थित है? हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार की बात करें, हाड़ौती के पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। किधर है? आपके दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस हिस्से में स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पठार संभवतः 450 मीटर ऊंचाई, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है कि सर्वत्र एक रूप में धरातल नहीं रखता, क्योंकि झालावाड़ पठार, और झालावाड़ पठार से डग गंगाधर उच्च भूमि है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग पठार है। ठीक है, ये आपके मुकुंदरा श्रेणियों की से लगभग दक्षिण में है, आपका किसमें? आपके झालावाड़ जिले के दक्षिण में, जो ये झालावाड़ पठार है झालावाड़ के दक्षिण में, झालावाड़ के दक्षिण में। ठीक है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, किसके? मालवा के पठार का उत्तरी भाग। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी नदी घाटियां पाई जाती है, इसलिए समानता नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप कैसा था भाई? इस प्रकार का ये तारा बालू का स्तूप हो गया। ठीक है, तो तारा बालू का स्तूप पाया जाता है आपके मोहनगढ़ जैसलमेर से सूरतगढ़ गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भालेरी। भालेरी चूरू इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्त? भालेरी चूरू में एक बालू का स्तूप पाया जाता है, वो कौन सा आपका? बालू का स्तूप की बात करें तो कौन सा पाया जाता है आपका? बरखान। सीधा बहुत ज़्यादा पाया जाता है आपकी कहाँ पर? बालेरी चूरू के अंदर बरखान नामक बालू का स्तूप कहाँ पर पाया जाता है? बालेरी चूरू। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनकी आकृति कैसी होती है आपकी? इनकी आकृति की बात करें तो आकृति होती है आपकी अर्धचंद्राकार। कैसी होती है दोस्त? अर्धचंद्राकार आकृति होती है। कैसी होती है? अर्धचंद्राकार आकृति। मान के बताऊंगे, इस प्रकार की आकृति होती है इसे। और जो इसका जो अग्रभाग है ना, ये क्या कहलाता है आपका? सिप या अनुदैर्ध्य कहलाता है, अनुदैर्ध्य। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और तारानगर को तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, सुभाष चारण है, वहाँ पर कौन पाए जाते हैं आपके? सुभाष चारण पाए जाते हैं तारानगर के अंदर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। पुष्कर के अंदर देखो, पुष्कर के अंदर कैसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पुष्कर के आप याद कर सकते हो। पुष्कर के अंदर पाए जाते हैं आपके अवरोधी बालू का स्तूप। कैसे? अवरोधी बालू का स्तूप, जो झाड़ियों के किनारे बनते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपकी? पुष्कर अजमेर के अंदर पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और संपूर्ण राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? हेयर पिन। अरे महिलाओं की जो हेयर पिन होती है ना, उसके समान जो बालू का स्तूप होते हैं ना, वो किस में पाया जाता है आपके? संपूर्ण राजस्थान के में। तो वो भी याद कर लो। परवेल्य बोला जाता है, या आपकी पैराबोलिक भी बोला जाता है उनको, तो वो भी याद कर लेना। साथ साथ पूछ लिया जाता है कि इनकी आकृति कैसी होती है? महिलाओं की जो हेयर पिन होती है ना, उसके समान उनकी आकृति होती है। जानते हो ना, वो ब्लैक ब्लैक सी होती है, उसके समान। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? अभी हमने पढ़ा था ना मालपुरा करौली मैदान, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे अभी हमने बनास बेसिन पढ़ा था। ठीक है, बनास बेसिन को 3 भागों में बांटा था। और कौन से? चंबल बेसिन में, बनास बाणगंगा बेसिन में, और आपके माई बेसिन में। फिर बनास बाणगंगा बेसिन को 2 भागों में बांटा था, एक मालपुरा करौली मैदान, एक दूसरा था आपका कौन सा? मेवाड़ का मैदान। तो मालपुरा करौली मैदान किसका भाग गया आपका? बनास बेसिन का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और इस मालपुरा करौली मैदान है ना, सर्वाधिक उपजाऊ भाग है ये, सर्वाधिक उपजाऊ भाग। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भाग कौन सा है? सीधा पूछा जाता है, उपजाऊ भाग। तो मालपुरा करौली मैदान है। और इसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है आपका? इसी क्षेत्र की बात करें तो आपके एम हेरोन महोदय होते हैं आपके। कौन? एम हेरोन महोदय। इस एम हेरोन महोदय ने इस क्षेत्र को क्या बोला आपका? तृतीय पेली प्लेन बोला है। क्या बोला दोस्त? तृतीय पेली प्लेन, पेनी प्लेन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का शीर्ष समूह। 1000 से ऊपर बताना है आपको। तो यहाँ पर देखो, पहला दे रखा है आपका कुमलगढ़। तो कुमलगढ़ राजसमंद के अंदर पड़ता है, 1224 मीटर है। कुमलगढ़ की बात करते हैं, साथ साथ जिला भी याद कर लेना। राजसमंद में पड़ता है और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 1224 मीटर। तो 1000 से ऊपर है ना, तो एक तो ये हो जाएगा।
दूसरा दे रखा है आपका ऑप्शन, ऊपर से देख लेते हैं, लीलागढ़। तो लीलागढ़ कहाँ का है? उदयपुर में पड़ता है। लीलागढ़ भी आपकी 876 मीटर है। लीलागढ़ कहाँ पर पड़ता है? पहाड़ आपका उदयपुर के अंदर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 876 मीटर है। ठीक है। तीसरा दे रखा है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ इंपॉर्टेंट है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपको सज्जनगढ़, क्योंकि सीधी ऊंचे बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ आपका, इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन मैं बार बार लगा देता हूँ। है तो उदयपुर के अंदर, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत बार पूछी गई है, 938 मीटर। कितने? 938 मीटर। नागपानी, देखो नागपानी कहाँ पर आपकी? नागपानी भी उदयपुर के अंदर ही है। नागपानी की बात करें, ये भी कहाँ पर आपकी? उदयपुर के अंदर, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्त? ऊंचाई आपकी 867 मीटर। कितनी है? 867 मीटर। दूर माराई जी, हो दूर माराई जी आपको वही आपकी कौन सी? अरे टोडगढ़, अजमेर के अंदर। अभी तो पढ़ी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 934 मीटर। कितनी थी? 934 मीटर। तो देखो ये सारे आपके, देखो सज्जनगढ़ का क्या आ गया आपका? 938 आ गया ना, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 1000 से ऊपर वाली चुननी है हमें। नागपानी देखो इसमें आ गई, और अब मोरार जी, ये सारी कितनी आ गई? 934। सायरा की ओर आती, सायरा उदयपुर में आ गई। बार बार पूछी जाती है सायरा की ऊंचाई, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार ऑप्शनों में देखने को मिलती है। ये भी किस जिले के अंदर आपकी? उदयपुर के अंदर है, और ऊंचाई 900 मीटर है इसकी। तो देखो ये भी 1000 से ऊपर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो तीसरा ऑप्शन दे रखा है ऋषिकेश। देखो ऋषिकेश कहाँ पर है? सबसे पहले ऋषिकेश की बात करें तो उदयपुर के अंदर है ऋषिकेश, सॉरी सिरोही के अंदर है। कहाँ पर आपके? सिरोही के अंदर है ऋषिकेश। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? अरे ऊंचाई 1017 मीटर है। कितनी है? 1017 मीटर है। कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ की उदयपुर के अंदर है कमलनाथ। कौन जिले में आपकी? उदयपुर के अंदर। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई आपने 1001 मीटर बताई होगी। देलवाड़ा की बात करें, देलवाड़ा कहाँ पर आपकी? सिरोही के अंदर, और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 1442 मीटर। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? देलवाड़ा ही है। और सारों की देखो 1000 से ऊपर है, तीनों की देखो 1000 से ऊपर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। रोजा बाकर आपके जालौर के अंदर है। रोजा बाकर, इसराना बाकर, ये बार बार पूछी जाती है इनकी ऊंचाई की बात करें, रोजा बाकर है और इसराना बाकर। रोजा बाकर कितनी है आपकी? 730 मीटर है। रोजा बाकर और इसराना बाकर दोनों ही जालौर के अंदर है, पूछी जाती है। जालौर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो यही है। जरगा उदयपुर के अंदर है, और जरगा की बात करें 1431 मीटर आपकी, और उदयपुर के अंदर आपकी। और ये आपकी बात करें आपकी चौथी, राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। गोगुंदा की बात करें, गोगुंदा कहाँ पर? उदयपुर के अंदर आ गई, और 840 मीटर है। तो देखो इस गोगुंदा की 840 मीटर थी, रोजा बाकर की 730, तो ये भी गलत हो गया। हमें पूछा था 1000 से ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आया था आपका? देखो सारे कर रहे हैं आपके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तारागढ़ चोटी, बताओ भाई, ऊंचाई तो 873 है तारागढ़ चोटी की। ऊंचाई कितनी है आपकी? 873 मीटर। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सही क्या 11 के अंदर? बताओ, बिल्कुल सही है। नागपहाड़ के ऊपर आपकी, बिल्कुल राइट है। रोजा बाकर जालोर पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। रोजा बाकर जालोर पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर नहीं है। तो जालोर पर्वत की बात करें तो जालोर पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर आपके डोरा पर्वत। कौन सा? डोरा पर्वत, और ऊंचाई आपकी 869 मीटर। ठीक है। और जो जालोर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोरा। रोजा बाकर की ये पूछ लिया आपको, तो रोजा बकरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी, और जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है आपकी? जालौर के अंदर। और ये से पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ लिख देता हूँ, जालौर के अंदर पड़ती है। और ये पूछे कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको देखने को मिल सकता है कौन सा? आपका रोजा बकर। कौन सा देखने को मिल सकता है आपका? रोजा बकर नहीं, इसके बाद में इसराना बकर। जालौर जसवंतपुरा की पहाड़ी की बात करें तो दो चोटियाँ आएगी, इसराना बकर और रोजा बकर। जालौर को तो कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो इसराना बकर की बात करें, इसराना बकरा 839 मीटर, और रोजा बकर की ऊंचाई आपकी 730 मीटर। तो याद करना दोस्तों, सीधा पूछ ले। दो तरह से क्वेश्चन बनता है जालौर से, इस क्वेश्चन पर याद करना। ये तो पड़ता है कि जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जालौर की पर्वत की पूछे या जालौर की पूछे तो कौन सा हो गया आपका? डोरा पर्वत हो गया। डोरा पर्वत किस श्रेणी में आता है आपका? जालौर पर्वत के अंदर आता है। ठीक है, डोरा पर्वत। सीधा जिला का पूछे तो डोरा पर्वत, ऊंचाई भी याद करना 869 है। लेकिन ये पूछ ले कि आपको सीधा क्वेश्चन दे पूछा जाता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आपका कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको इसराना बकर देखने को मिलता है। इसराना बकर की ऊंचाई 839 और रोजा बकर की 730 मीटर। तो ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर दे रखा था जालोर पर्वत, तो इस तरह बखर नहीं है, डोरा पर्वत। परवेरिया, सुराघाट, मध्य अरावली का प्रमुख दर्रे, बिल्कुल राइट। अभी पढ़ा हमने परवेरिया दर्रा, बर दर्रा, शिवपुरी या सुराघाट दर्रा अजमेर के अंदर पाए जाते हैं, अजमेर कानपुर पाए जाते हैं आपके मध्य अरावली के अंदर, तो बिल्कुल राइट। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ अभी पढ़ी हमने, अभी दर्रे देखे थे हमने, बूंदी वाला दर्रा, अजमेर वाला दर्रा, उदयपुर वाला, राजसमंद वाला, अभी 2-3 क्वेश्चन तो किए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद करो वापस, सारे के सारे दर्रे लिख दो कमेंट के अंदर। अभी जो पढ़े थे ना अजमेर के साथ साथ बूंदी के भी लिखो फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली से संबंधित है? अब देखो उत्तरी अरावली पूछा है तो दोस्त उत्तरी अरावली के बारे में बहुत सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उत्तरी अरावली की बात करते हैं, इसका विस्तार देखते हैं दोस्त। तो देखो विस्तार है इसका, खेतड़ी है, प्रताप का खेतड़ी पहले नया जिला बना था, तब नीमका थाना में के अंदर आ गया था, लेकिन नीमका थाना अब वापस सीकर में मिल गया। लेकिन ये साल जो सरकार है आपकी अंतिम समय में होगी, तब नीमका थाना को जिला वापस बना देगी, क्योंकि नीमका थाना जिला बन के रहेगा। ठीक है, तो खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और झुंझुनू से लेकर आपका सांबर, सांबर वैसे तो 3 जिलों की सीमा के ऊपर है, लेकिन हमें मुख्य रूप से इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण आता है वो जयपुर के अंदर आता है, तो आपको जयपुर याद करना है। तो इस प्रकार से मैं बताऊं आपको, तो ये आपकी उत्तरी अरावली है, इस प्रकार से फैली हुई है आपकी उत्तरी अरावली। ठीक है, वैसे अरावली के जो स्वतंत्र रूप से विस्तार है ना, खेड़ बर्मा सिरवई से लेकर आपकी झुंझुनू खेतड़ी से है, खेतड़ी से जो रायसेना की जो फाड़िया है दिल्ली की, वहाँ से कटा फटा है, यानी असतत रूप में। 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके कि अरावली का सतत विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो खेड़ बर्मा सिरवई से लेकर आपके झुंझुनू की खेतड़ी तक। और फिर पूछे कि अरावली का असतत रूप कहाँ से मिलता है, तो खेतड़ी से लेकर रायसेना हिल्स की बात करें दिल्ली तक मिलता है। तो इधर आ जाएगा आपका खेतड़ी, इधर आ जाएगा आपका सांबर। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके उत्तरी अरावली से। देखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अरावली से सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी। देखो सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है आपकी? रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ है। और रघुनाथगढ़ कितनी है आपकी? 1055 मीटर। कितनी है आपकी? 1055 मीटर है रघुनाथगढ़ की, पूछ लिया जाता है। और हमें पूछा, देखो यहाँ पर पूछा धोनिया, धोनिया कहाँ पर पड़ती है आपकी? धोनिया राजसमंद के अंदर, कहाँ पर आपकी? राजसमंद के अंदर। राजसमंद याद करना दोस्तों, राजसमंद और उदयपुर दोनों की सीमा पर है। ऑप्शन के अंदर धोनिया पूछा जाता है, नैनीताल दिल्ली, इसकी ऊंचाई 1183 मीटर आपकी। लेकिन आपको मुख्य रूप से यदि राजसमंद आएगा तो उदयपुर नहीं आएगा, उदयपुर आएगा तो राजसमंद नहीं आएगा, दोनों जिले याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश कहाँ पर आपकी? सिरोही के अंदर, अभी पढ़ा हमने, सिरोही के अंदर है। और सिरोही की बात करें, ऋषिकेश की ऊंचाई भी याद कर लो, 1017 मीटर देखिए हमने। तो ये किसकी आपकी? दक्षिणी अरावली का है, दक्षिणी अरावली आ गई। ठीक है दोस्त, लीलागढ़, देखो लीलागढ़ उदयपुर में है, तो ये भी कौन सी आ गई आपकी? दक्षिणी अरावली आ गई। सिरावास भाई, सायरा, देखो सायरा और कमलनाथ, ये तो सायरा दे रखी है, सायरा उदयपुर के अंदर है। सायरा की ऊंचाई पूछी जाती है, याद करना दोस्तों, 900 मीटर। तो ये भी आपके दक्षिणी अरावली की है, यानी कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, तीसरा और चौथा, ये सारे के सारे कौन से अरावली में आते हैं? आपके दक्षिणी अरावली में आते हैं। तो बच्चा कौन सा? सिरावास और बाबाई। तो आप देखो सिरावास और बाबाई आ रहा है, तो सिरावास चोटी कहाँ पर आपकी? सिरावास की बात करें तो सिरावास कहाँ पर पड़ता है आपका? अरे सिरावास अलवर के अंदर पड़ता है, बहुत बार पूछा जाता है। अलवर की चोटी याद करना दोस्तों, अलवर के 651 मीटर है सिरावास की। और बाबाई की बात करें तो झुंझुनू के अंदर पड़ती है। बाबाई कहाँ पर पड़ती है आपकी? झुंझुनू के अंदर पड़ती है। और झुंझुनू, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई 780। यहाँ पर देखो उत्तरी अरावली का हिस्सा ये भी है, इसके अलावा आपका इधर इसराना बाखर वगैरह वो भी आते हैं आपके उदयपुर के बांध वगैरह, और आपकी क्रास का काकनवाड़ी का पठार भी इसमें आता है आपका। ठीक है, सरिस्का का अभ्यारण्य भी उत्तरी अरावली के अंदर आता है, सरिस्का इस प्रकार से फैली हुई है आपकी। इस प्रकार से आप एक मैप बना के याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तरी अरावली के है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इतना अच्छा जो नहीं आएगा, जो क्वेश्चन हमने पीछे 10 क्वेश्चनों में जो एनालिसिस किया ना, वहाँ से देखो कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। घोड़े के नाल के समान आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? तो शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र के अंदर, 12 के अंदर पड़ता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। मुकुंदरा की बात करें, देखो मुकुंदरा पहाड़ी पढ़ा था हमने, कोटा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है वैसे तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ चुके हैं, वापस रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। सबसे ऊंची चोटी की बात करें, कौन सी पढ़ी थी हमने? अरे चांदवाड़ी पढ़ी थी, कौन सी? चांदवाड़ी या चंदवाड़ी भी आ सकता है, चांदवाड़ी भी आ सकता है, 517 मीटर।
कितनी पड़ी, 517 मीटर पड़ी। ड गंगाधर की फाड़िया अपने झालावाड़ के अंदर पड़ी, अभी पड़ी आपकी, पीछे क्वेश्चन आया था ना आपका झालावाड़। तोरावाटी की फाड़िया कहाँ पर है सर, ये तो पढ़ा दी। अरे तोरावाटी की फाड़िया आपकी उत्तरी अरावलिया के अंदर आती है, शेखावाटी के अंदर। शेखावाटी की जो फाड़िया है ना उनको बोला जाता है तोरावाटी की फाड़िया। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ठीक है भाई। उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आबू पर्वत की ऊंचाई याद होनी चाहिए। देखो उड़िया पठार की ऊंचाई याद होनी चाहिए आपकी। उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है आपकी, बार बार पूछी जाती है, 1360 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उड़िया पठार की ऊंचाई सीधी पूछी जाती है, शायद लास्ट टाइम आपके रेट में पूछा भी गया होगा। 1360 मीटर है ऊंचाई। और आबू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, आबू पर्वत की बात करें सबसे पहले तो आबू पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्त, सिरोही के अंदर पड़ता है 1295, 1295, ठीक है। सीधा पूछेगी कि आबू पर्वत की ऊंचाई तो 1295, तो लगभग आपका उड़िया पठार 160 मीटर है क्या, तो 160 तो ज़्यादा हो गया ना, 160 से तो लगभग ये आपका 65 मीटर ही होना चाहिए वैसे देखे तो, ठीक है। आबू पर्वत की बात कराइए, आबू पर्वत तो 65 मीटर ही है ऊंचा, 160 मीटर तो ऊंचा नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन ये चीज़ और याद कर लेना, आबू का पठार पूछे आपके, आबू का पठार, माउंट आबू का पठार पूछे ना, दोनों क्वेश्चन डाउट भी है तो क्लियर कर लेना दोस्तों, ठीक है। कलाम हो सकता है कलाम एक दो क्वेश्चनों की गलत उत्तर भी मानता है। तो माउंट आबू का पठार है, इसकी ऊंचाई आपकी 1200 मीटर। और यदि यहाँ पर पठार लिया है तो पठार लिया तो पठार आपके 160 मीटर ऊंचा है। देख लो 1200 है, 1360 है तो 160 मीटर है, ठीक है। और यदि पर्वत पूछे तो आपका 65 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत से उड़िया पठार कितना है, 65 मीटर ऊंचा है लगभग आपकी बात करें तो यहाँ पर देख लेना दोनों। तो मेरे हिसाब से बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल राइट। और कहाँ से खाते फैला हुआ आपका, कोगुंदा उदयपुर से अभी बता दिया, सारी सारी से कोमलगढ़ राजसमंद के बीच, कोमलगढ़ राजसमंद के बीच, ये रिवीजन हो रहे हैं आपके, ठीक है। पोतवार का पठार कहाँ पर पड़ता है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, अलवर के अंदर पड़ता है, उत्तरी पूर्वी अरावली का स्थित है, बिल्कुल राइट, उत्तरी पूर्वी अरावली में है, ठीक है। अरे उत्तरी पूर्वी अरावली नहीं, उत्तरी अरावली का हिस्सा तो है पोतवार का पठार, अलवर, सरिस्का ककनवाड़ी का पठार, पोतवार का पठार, ठीक है, पूछा जाता है सीधा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पर पर्वत माना है ना, पर्वत माना है तो या तो 1295 है तो 65 मीटर आएगा, तो गलत होगा आपका पहला। और यदि माउंट आबू का पठार माना है तो आपका 160 मीटर सही है। तो कलाम ने तीनों माना है, 1 2 3 माने, तो आपको यहाँ पर पर्वत नहीं लेना है, यहाँ पर आबू पठार लेना है। क्या लेना है आपको, आबू पठार, ठीक है। गलत मत कर देना, यदि क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हर चीज़ को आप जो कन्फ्यूज है, डाउट है, वो भी क्लियर होना चाहिए आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर पठार ले लेना। कलाम के अनुसार चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में सम्मिलित है, बालू का स्तूप मुक्त। देखो मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक तो बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है राजस्थान, वो तो याद होना चाहिए ना आपको सबसे पहले। तो मुक्त की बात करें तो 41.5% भाग है, 41.5% तो क्या है आपका मुक्त है। और युक्त पूछे तो 58.5 बताया था मैंने, कितना बताया था दोस्त, 58.5। और हमें पूछा कि राजस्थान कौन सा क्षेत्र है, तो देखो आपके जो फलोदी और आपके जैसलमेर का जो कौन सा क्षेत्र है आपका, पोखरण क्षेत्र, ये आपके बालू का स्तूप मुक्त है। तो राइट आंसर देखो फलोदी पोखरण दे रखा है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर 65 किलोमीटर के जो एरिया है ना, यहाँ पर कोई वो नहीं है बालू का स्तूप। जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर का पोखरण का क्षेत्र और फलोदी, ये बालू का स्तूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर याद करना दोनों। ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यहाँ पर कोई बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, समतल मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च देखो बूंदी के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है आपकी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, पीछे कर चुके हैं। और यहाँ पर कौन सी थी आपकी, सतूर थी, सतूर थी, 353 मीटर थी सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी में अर्धचंद्रा। डोरा, डोरा देखो जालोर में पाई जाती है, और जालोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा है, 869 मीटर। और खटखड़ और जैतवास दरा, ये दोनों के आपके दरा है बूंदी के अंदर। आप देखो 2 दरे और बच्चे, मैंने 4 बताए थे, चलो एक और दरा बता दो, ठीक है। बूंदी का कमेंट के अंदर आपको बताना है कि इतनी मेहनत की है तो आपको याद है कि नहीं, वो सारे क्वेश्चन जुड़े हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, फास्ट करते हैं थोड़ी सी ज्योग्राफी की। आज पहला चैप्टर तो मरता और आपकी ये थी, तो कम से कम ये तो सल्टाए, 1 घंटा हो गया हमें। थोड़ा डिटेल भी बताइए, मैंने आप कमेंट में बताना कि इतनी डिटेल करवाए या आपको थोड़ा फास्ट करवा दे, तो वो आपकी इच्छा है, उस हिसाब से करवा देंगे।
निम्नलिखित इस्तेलाह करती है भूदृश्य में असंगत युग्म की पहचान कीजिए। असंगत युग्म युग्म की पहचान करनी है। देखो डाट मरुस्थलीय क्षेत्र में अस्थायी झील, तो बिल्कुल सही है। ये तो जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है आपकी? जैसलमेर। जिला भी याद कर लेना। इस सेल पर भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। अवशेष पहाड़ियाँ और सबसे ज़्यादा आपकी जालौर के अंदर पाई जाती है। कौन से जिले में? जालौर के अंदर इस सेल पर देखने को मिलता है। जिला मरुस्थल को रेग नहीं बोला जाता, तो असंगत युग्म कौन सा जगह पर? ऑप्शन नंबर 3 नेबखा, झाड़ियों के सारे निर्मित बालू का स्तूप, बिल्कुल राइट। इसे क्या बोला जाता है? अन्य नाम सबर काफिज भी बोला जाता है। सबर कॉफीज भी बोला जाता है। बार बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपका। तो अब आप बोलोगे सर अब तीसरा ऑप्शन गलत कैसे हुआ? क्या आपने बताया? ये याद करना दोस्तों, सबर कॉफीज बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सर आपने बता रहे थे हम आपका ऑप्शन नंबर 3 रेग। तो रेग सर रेतीला मरुस्थल नहीं बताया, तो रेग क्या होता है फिर? तो रेग या शरीर आ सकता है, इसका उपनाम पूछिए तो शरीर भी आ सकता है। ठीक है, और ये किसको बोलते हैं? आपके मिश्रित मरुस्थल है उसको बोलते हैं आपके मिश्रित मरुस्थल। फिर सर फिर रेतीला मरुस्थल किसको बोलते हैं? रेतीला मरुस्थल बोलते हैं आपके इर्ग आ सकता है या अर्ग आ सकता है। इर्ग या क्या आ सकता है आपका? अर्ग आ सकता है। और एक और आता है आपका चट्टानी मरुस्थल। एक कौन सा आता है आपका? चट्टानी मरुस्थल। तीनों बता दिए मैंने, तीनों पूछी जाती है बारी बारी सी। अब आपकी किस्मत में कौन सा लिखा है वो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा। हमादा, तो याद करना दोस्तों, हमादा, इर्ग या अर्ग या रेग या शरीर, यहाँ से क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछा जाएगा आपके रीड लेवल L1 के अंदर, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन नहीं बनता, आपके लेवल के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, मेवल क्या है? मेवल की पहाड़ियाँ पाई जाती है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? मेवल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इजी। गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच के बोराट का क्षेत्र कौन सा कहलाता है आपका? बोराट का पठार फैला हुआ है, बोराट। अजमेर और दीवेर के मध्य मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, छोड़ो इसको। बेस्टोगढ़ और बिजोलिया के मध्य उपरमाल का पठार, उपरमाल का पठार। हल्दी घाटी मत कर देना यहाँ पर। दीवेर के मध्य, दीवेर से कौन सी नदी निकलती है आपकी? दीवेर की फर्ज कोठारी नदी। ठीक है, उपरमाल का पठार। तो हर क्वेश्चन को हम समझते हुए कर रहे हैं भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया आपको पहले, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अरावली के वो दक्षिणी पूर्वी पठार को अलग करने वाला भ्रंश मान सीमा वर्ष, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश या दरार है मान सीमा वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। GBT की बात करते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या बात करते हैं तो ये देखो खांसी खाते फैला हुआ, ये भी याद कर लेना। ठीक है, जिले याद कर लेना, किस जिलों में फैला हुआ आपका? तो धौलपुर से स्टार्ट होता है ये, धौलपुर, सवाई माधोपुर, शॉर्ट में लिख देता हूँ सवाई माधोपुर, SM पूरा लिख देता हूँ ना, आप यदि पेपर के अंदर नोट करोगे तो थोड़ा सा काम आ जाएगा। सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ का बेगू, चित्तौड़गढ़ का बेगू क्षेत्र। ठीक है, और उत्तरी कोटा, उत्तरी कोटा तक फैला हुआ है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्र याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ प्रभावित है? आप देखो सबसे पहले तो इस बीड़ को समझना होगा आपको। बीड़, बीड़ का क्या है? एक तरह का भाई नदी घाटी क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र, यानी जहाँ पर नदियों द्वारा जमीन को कट जाती है आपकी बार बार, उस वो क्षेत्र बीड़ कहलाता है। और सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है आपका? कौन सी नदी क्षेत्र में पाया जाता है आपका? चमल नदी। वैसे अफवाह तंत्र फटेंगे तब फटेंगे इनको। कौन सी? चमल नदी। अब देखो चमल नदी का अफवाह तंत्र कौन से क्षेत्र जिले से होकर गुजरता है? आप राइट कर दोगे। तो चमल नदी की बात करें, देखो अजमेर से चमल नदी गुजरती है क्या? भीलवाड़ा से चमल नदी गुजरती है क्या? नहीं गुजरती। नागौर से गुजरती है क्या? नहीं गुजरती। सीकर झुंझुनू जयपुर से गुजरती है क्या? नहीं गुजरती। उदयपुर से राजसमंद चित्तौड़गढ़ में गुजरती है क्या? नहीं। चित्तौड़गढ़ में तो गुजरती है, बेसरोगढ़ से प्रवेश करती है, पता है ना। राजसमंद में नहीं गुजरती, उदयपुर में नहीं गुजरती। ठीक है, तो बच्चा कौन सा? सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जगह। और इसे अवनालिका प्रदन के नाम से जाना जाता है, अवनालिका अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित
क्रम की पहचान कीजिए। पूर्व की से पश्चिम की ओर जाना है। तो ठीक है दोस्त, इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए। अब आज मैं राजस्थान का मैप लिया नहीं, मैंने ले लिया, जब लेवल 2 का करवाया था तब मेरे साथ मैप था साथ में। ठीक है, तो हम खुद ही मान लेते हैं थोड़ा सा मैप। ये अपना जैसलमेर है दोस्त, ये बांसवाड़ा हो गया, इधर थोड़ा सा झालावाड़ को इधर थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं, जैसा बनता है ठीक है ना। ये धौलपुर हो गया अपना, ये अलवर डीग वगैरह, ये सीकर हो गया, ये झुंझुनू चूरू, ये हनुमानगढ़ हो गया, इधर आपका गंगानगर आ जाएगा। ये ले दोस्त, ये जैसा भी बना है ठीक है, अपन को समझना है क्वेश्चन। अब देखो दे रखा है आबू, तो ये पता होना चाहिए आबू कहाँ पर आता है। आबू सर सिरोही के अंदर आता है। यहाँ पर कौन सा आपका आबू, अलग अलग पेन से मैं टिक कर देता हूँ। आबू, आबू सिरोही के अंदर। यदि पठार मैंने बार बताया था आबू पर्वत आबू पठार, तो आबू पठार की ऊंचाई भी याद कर लो, 7-7 1200 मीटर, ये पूछ ली जाती है कभी कभी। लसाड़िया, तो लसाड़िया पठार हमने अभी पढ़ा है। कहाँ पर है? उदयपुर है ये। उदयपुर में एक झील है, कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर नहीं, अभी सलूम्बर याद करना, क्योंकि नया जिला सलूम्बर बन गया ना। तो जयसमंद झील है उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्त। भोराट, भोराट दे रखा है आपका, भोराट कहाँ पर आ जाएगा? भोराट उदयपुर, यहाँ से आएगा आपका। भोराट कहाँ पर आएगा आपका, बताओ भाई? उदयपुर से राजसमंद, यहाँ से उदयपुर से राजसमंद, ये राजसमंद मान लेते हैं, उदयपुर से राजसमंद। समझ लेना दोस्तों थोड़ा सा इसको। ठीक है, बोराट हो गया। ऊपरमाल, ऊपरमाल हमने देखा ना, चित्तौड़गढ़ इधर है आपके। ये देखो थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेते हैं आप, ये मैप को साफ कर लेते हैं इसको। जयसमंद वाले को थोड़ा इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जयसमंद कर लेते हैं, क्योंकि चित्तौड़ यहाँ पर थोड़ा सा ना, चित्तौड़ यहाँ पर दोस्त याद कर लेना, थोड़ा सा हम कट्टा पटा सा कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा जगह, यहाँ पर कौन सा हो गया आपका? जयसमंद, यानी लसाड़िया कर लेते हैं हम, लसाड़िया, और सलूम्बर कर देते हैं, सलूम्बर, ताकि आप याद कर लोगे जिला भी कौन सा है। और यहाँ पर कर लेंगे हम चित्तौड़ के बेसरोडगढ़ से लेकर, बेसरोडगढ़ से लेकर ऊपरमाल भीलवाड़ा, ऊपरमाल भीलवाड़ा तक ये हमें फटा है। ऊपरमाल भीलवाड़ा, इधर ऊपरमाल भीलवाड़ा आ जाएगा। और फिर क्या दे देगा आपका? हाड़ौती, तो हाड़ौती आपका लास्ट में इधर आ जाएगा। अरे कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यहाँ पर हाड़ौती है। आप देखो हमें पूछा है कि व्यवस्थित क्रम, और हमें पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इधर आपका पूर्व होता है और इधर कौन सा आपका पश्चिम होता है। तो देखो आप पूर्व से पहले हाड़ौती आएगा, तो पहले हाड़ौती 1 नंबर दे रखा है, 2 पर और 4 पर दे रखा है, तो पहला और दूसरा तीसरा तो कैंसिल हो जाएगा, पहले सीधा सीधा ऑप्शन यदि काटना चाहो। फिर देखो इधर इसके बाद ये कौन सा आ रहा है आपका? ऊपरमाल, ये कौन सा आ रहा है? ऊपरमाल, तो 2 नंबर ऊपरमाल आएगा, इसमें भी ऊपरमाल दे रखा है। फिर देखो सलूम्बर आएगा ना, लसाड़िया, तो लसाड़िया आएगा, क्योंकि लसाड़िया देखो सलूम्बर, यहाँ पर सलूम्बर था। फिर ये आपका बोराट, तो यार हम भी मान लिए बोराट और आबू, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, मैप पे याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश में शैलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय काल की है? देखो हमादा, एक तो हमादा पूछा जाता है, एक पूछा जाता है जो फलौदी जोधपुर में भाप गाँव है वो पूछा जाता है, भाप बोल्डर्स। ठीक है, ये कौन से काल की है आपकी, बताओ भाई? हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्नलिखित किस काल की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जुरासिक, क्रिएटियस व जुरासिक काल की आ सकती है, या इयोसिन काल आ सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। अरे जैसलमेर के चांदन, जो जैसलमेर के क्षेत्र है वहाँ पर भी तो पाई गई है आपके टर्सरी काल की औसत है। ठीक है, एक जो कार्बोनिफेरस और प्रीमियम काल दे रखा है ना यहाँ पर, इसकी जगह कर देना आप बाफ बोल्डर्स, जो बार बार पूछा जाता है, बाफ बोल्डर्स। और अभी फलौदी में आता है जोधपुर, फलौदी नया जिला बन गया ना दोस्त, तो नया जिला याद करना है हमें। वैसे जोधपुर जोधपुर फलौदी, पहले जोधपुर पड़ता था, अब नया जिला बन गया तो फलौदी याद करेंगे हम। ठीक है, तो फलौदी याद कर लेना मुख्य रूप से, कि जोधपुर भी आ सकता है लिखा हुआ, क्योंकि यदि पुराने जीके के अनुसार पूछे, नवीनतम के अनुसार याद करना तो फलौदी याद करना आप, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जैसलमेर का एक है, जैसलमेर, यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसलमेर कौन सा? जो आकल और ब्रह्मसर, 2 जगह है, आकल व ब्रह्मसर, ब्रह्मसर। यहाँ पर कैसे पाई जाती है आपकी? है जुरेसिक काल की वनस्पति पाई जाती गई है यहाँ पर, जुरेसिक काल की वनस्पति, काल की वनस्पति। तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं सीधे। ये तो मादा वाला, एक बाप बोल्डर्स वाला, एक आपका ये जैसलमेर अक्ल, जो कास्ट यहाँ पर क्या पाई गई? जुरासिक काल की वनस्पति यानी लकड़ी,
लकड़ी वनस्पति का मतलब लकड़ी समझ लेना, ठीक है। 18 करोड़ वर्ष पूर्व की है लगभग, ये जुरासिक काल वाली। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग नहीं है। दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग नहीं है, अब ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। देखो शाहबाद उच्चभूमि पढ़ा है हमने 12 के अंदर है। डय गंगाधर चित्र हमने पढ़ा है आपका झालावाड़ के अंदर है, तो ये भी आपका दक्षिणी पूर्वी पठार में आ गया। अर्धचंद्राकार फाड़े हमने पढ़ी है बूंदी के अंदर। लेकिन दोस्त यहाँ पर हमने पढ़ा देवगढ़ का पिंडमान, मैंने क्या बताया था, राजसमंद, और राजसमंद के अंदर है, राजसमंद अरावली के पूर्व के अंदर। और किसका भाग है, बनास बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का भाग है। तो दोस्त बनास बेसिन किसके अंदर आती है आपकी, अरे पूरी मैदान के अंदर। किसके अंदर आती है आपकी, पूरी मैदान के अंदर आती है, ठीक है। तो किसका भाग है आपका, देवगढ़ का पिंडमान का मैदान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद करना दोस्तों, पूरी मैदान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछते हैं। मेवाड़ के जैसे हमने 2 भागों में बांटा था ना आपकी, कौन कौन से आपके, ये तो मालपुरा करौली मैदान, एक आपका मेवाड़ का मैदान। तो मेवाड़ का मैदान का हिस्सा है, यहाँ भी ये भी कर लेना, मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान, ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा, ठीक है। बनास बेसिन का दूसरा भाग कौन सा था, मेवाड़ का मैदान का हिस्सा कौन सा, देवगन का पिंडमान का मैदान। नेक्स्ट 24 कितनी होगी, 1 घंटा 10 मिनट हो गया दोस्त, थोड़े से और करेंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप में जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है, जो अवशेष बालू का स्तूप माना जाता है। चॉइस की बात करें, जो पेड़ और झाड़ियों से सारे बनते हैं ना, उनमें माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेड़ और झाड़ियों के सारे कौन से बनते हैं, अवरोधी बनते हैं क्या आपके, अवरोधी बनते हैं ना पेड़, भाई अवरोध के कारण बनते हैं। मैंने बताया अभी आपके पुष्कर के अंदर बताया था एग्जाम्पल, पीछे है ना आपका एग्जाम्पल पुष्कर, पुष्कर याद कर लेना, ठीक है। नागफाड़ भी याद कर सकते हो आप, नागफाड़ भी आ सकता है आपका, यहाँ पर अवरोधी अलग पाया जाता है। जोबनेर आ सकता है जयपुर वाला, ये जोबनेर, ये पूछा क्या क्वेश्चन ना भाई, जोबनेर जो पुष्कर नागपाड़ जोबनेर जयपुर में पड़ता है, जोबनेर रेनवाल के पास में है। बरखान हमने बता दिया, बरखान कैसा है भाई, बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य दीर्घ है, अनुप्रस्थ है, तो अनुप्रस्थ है। आकृति इसकी याद करने ना, इस पाई जाती है आपकी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, रिवीजन के तौर पर बात करें तो बालेरी चूरू, कहाँ पर पाया जाता है आपका, बालेरी चूरू के अंदर। चलो दोस्त, अनुदैर्ध्य दीर्घ की बात करें, अनुदैर्ध्य दीर्घ कैसे होते हैं आपके, बताओ भाई। अरे पौना रेखीय जो बालू का स्तूप होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, अनुदैर्ध्य दीर्घ होते हैं। यानी कि बात करें आपके वायु की दिशा के अनुरूप होते हैं ना, वो रेखीय। नेक्स्ट बात करते हैं 25। विधिंग अगार भूमि मुख्य प्रमुखतः निर्मित है, विधिंग अगार भूमि प्रमुखतः निर्मित है। संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्टज एवं ग्रेनाइट से, बालू का पत्थर या सेल से, या बेसाल्ट से। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बालू का पत्थर व सेल से। ऑप्शन नंबर 3। विधिंग अगार कहाँ पर पाई जाती है आपकी, इधर आपके चंबल और बनास और चंबल के बीच का जो दक्षिणी पूर्वी पठार और पूर्व मैदान के बीच में है ना, वहाँ पर विधिंग अगार पाया जाता है। और यहाँ पर देखा कहाँ पर जाता है, ये रणथंभौर, याद कर लेना। रणथंभौर में स्पष्ट रूप से दिखता है, रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है आपका, स्वायंवर। भाई विधिंग अगार देखना चाहो आप तो रणथंभौर जाना कभी घूमने, वहाँ पर आराम से देख सकते हो, दोनों फाड़ियों में अलग अलग आराम से हिस्सा बटा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, लूनी बेसिन, नेड। तो लूनी बेसिन, नेड, नागौर उच्चभूमि, डोरा पर्वत। देखो डोरा पर्वत कहाँ पर, जालौर में है। तो ऑप्शन नंबर 2। शेखावटी में जोड़ बोला जाता है, गगन नाली। फर्चों के नाम सारे, लूनी बेसिन, नेड बोला जाता है, या नाड़ा भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी याद करने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और आपके इस चैप्टर की बात करें, भौतिक प्रदेश की बात करें तो इसके 2-3 क्वेश्चन और है, तो सारे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन है, पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन है, ठीक है भाई। पूछते भाई, इस प्रदेश में भू आकृति के रूप से विविधता युक्त है, बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, ठीक है, तो बिल्कुल राइट है। इस प्रदेश में बनास गंगा बेसिन, उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान नहीं, देखो मेवाड़ का मैदान बोला जाता है आपका, उत्तरी भाग को नहीं, आपके दक्षिणी भाग को। अभी अपने पढ़ा है तो सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। अब देखो वो वाले क्वेश्चन सही है तो ये क्वेश्चन आपका गलत होना ही नहीं चाहिए टेस्ट के अंदर। तो उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं आपके, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली मैदान बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये असत्य पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रदेश में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में 56 का मैदान। याद करना दोस्तों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच से 56 गाँवों का समूह होने के कारण उस गाँव को क्या कहा गया, आपके 56 का मैदान कहा गया है। 56 गाँवों का समूह है। गाँव तो बदलते रहते हैं लेकिन 56 गाँवों का समूह है। इस मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ बनास, बाणगंगा, माही, सोम, जाखम, चंबल है। बिल्कुल राइट, चंबल भी बहती है, बाणगंगा भी बहती है, माही भी है, सोम भी, जाखम सारी बहती है। तो ए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र की बात करें तो 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पर 39% जनसंख्या रहती है। और मिट्टी की बात करें, मिट्टी का क्वेश्चन आगे आएगा। ये मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ आ सकती है या दोमट आ सकती है, दोमट आ सकती है। और यदि हम विदेशी अमेरिका की बात करें तो एल्पिसोल्स, एल्पिसोल्स। आगे क्वेश्चन आपकी मिट्टी के हैं तो वो भी कर लेंगे साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो बाप बोल्डर्स आ गया ना, किस काल के थे आपके? कार्बोनिफेरस। कहाँ पर पाए जाते हैं आपके? बाप आ सकता है, देखो बाप भी आ सकता है या फलोदी आ सकता है आपका। फलोदी याद कर लेना आपको। जुरासिक काल के कहाँ पर मिले आपके? जैसलमेर के अंदर। अक्कलवुड फॉसिल पार्क, अक्कलवुड फॉसिल पार्क क्या नाम था? ये था क्या आपका? फॉसिल पार्क। लगभग 13 करोड़ वर्ष पुरानी है, नहीं 18 करोड़, 18 करोड़ वर्ष पुराना है ये। ठीक है। और कौन कौन से हैं? जैसे कि अक्कल व ब्रह्मसर, अक्कल व ब्रह्मसर ही बताया ना मैंने, ब्रह्मसर याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही, अब बता चुका हूँ सारी चीज़ें। आप देखो कैसे सर आपने कहाँ कहाँ बताया। देखो मैंने हाथीनाल बताया, हाथीनाल कहाँ बताया? उदयपुर के अंदर, उदयपुर बताया गया। राजसमंद के अंदर बताओ भाई 29 का। देखो डोरा पर्वत तो जालौर के अंदर है, पहला 4 में। तो देखो इसको काट दो, इसको काट दो। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर है। हर्षनाथ पर्वत देखा होगा आपने, सुना होगा। ठीक है। तो C1 में, तो C1 में देखो किस में आ रहा है? C1 में इसमें आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। और कमली घाट कहाँ पर आपके? बताओ भाई। राजसमंद के अंदर। तो 3 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। पढ़ चुके हम सारे के सारे। नेक्स्ट बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। वर्तमान अवस्था में कैसी है? अवशिष्ट है, बिल्कुल राइट। और निर्माण अवस्था पूछ ले यहाँ पर। निर्माण अवस्था के में कैसी थी आपकी? वलित। निर्माण अवस्था में कैसी थी आपकी? वलित थी भाई। ठीक है। यह मरुस्थल के पूरी विस्तार को रोकती है, बिल्कुल रोकती है, बिल्कुल सत्य है। निर्माण अवस्था टर्शियरी युग में हुआ नहीं, प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। कौन सी में? प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में होता। लगभग 65,000 करोड़ वर्ष पुरानी है। 1000 करोड़ वर्ष। तो ये गलत हो जाएगा। ये दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी की ओर स्थित है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 3-4 क्वेश्चन और बच्चे आपके, तो वो कर लेते हैं ताकि आपका भौतिक प्रदेश वाले पार्ट के जितने क्वेश्चन है वो आपको अच्छे समझ में आ जाए, यानी कि चैप्टर आपका पूरा हो जाए। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन को पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण, बिल्कुल सत्य है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, निस, क्वार्टरजाइट, सैलू की लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल है। लाल लोमी मिट्टी आपके दक्षिणी भाग यानी आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अच्छा मिट्टी के क्वेश्चन शुरू हो गए क्या? चलो कर लेते हैं 2-3, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे जो मिट्टी वाले मुझे कल करवाने थे आपको। दक्षिणी पूर्वी भाग में, क्योंकि टाइम हो चुका है, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल राइट। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सैलू के शरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा तक कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। जो काली मिट्टी का निर्माण है ना, वो आपके लावा के दरारी उद्गार से हुआ है, लावा से हुआ है। या लावा के दरारी उद्गार भी आ सकता है आपका, दक्कन ट्रेप। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य कथन है। और विस्तार आपका पूछे तो इसके दक्षिणी भाग में नहीं है, आपके दक्षिणी पूर्वी भाग में।
काली मिट्टी के बारे में पूछे, रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है इसको, सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है, सबसे कम न्यूनतम और बारीक कण पाए जाते हैं। सबसे बात करें यहाँ पर कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इस प्रकार की। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो भी याद कर लेना। कौन सा आपका? दक्षिणी पूर्वी पठार या दक्षिणी पूर्वी भाग, पठारी भाग। मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ में फैली हुई है। ठीक है दोस्त। तो फिर आपके आगे के देखो, तो आपकी मिट्टी के क्वेश्चन है, ये सारी मृदा पाई जाती है। तो मृदा के देखो, मृदा का एक चीज़ याद करना आप, जहाँ पे आपको जलवायु अच्छे से याद है और आपको भौतिक प्रदेश आपको अच्छे से याद हो, जो मैंने अभी बताए आपको चारों भौतिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश, तो आप मिट्टी को बहुत आसानी भाषा में समझ सकते हो, बहुत आसान से आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और जलवायु के आधार पर भी आप बहुत आसान से समझ सकते हो कि कौन सी उपाध्र जलवायु, जैसे जयपुर के आसपास की उपाध्र जलवायु है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो सारे हम कल कर लेंगे अच्छे से समझते हुए। और थोड़ा डिटेल से बताया आपको, क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना, या थोड़ा फास्ट करें। ठीक है, आप आपके डिपेंड है, क्योंकि कम से कम 2 या 3 क्लास में कंप्लीट करना है पेपर। ठीक है, 2 या 3 क्लास में अपना पेपर भी कंप्लीट होना चाहिए। 3 क्लास लास्ट मैक्सिमम 3 क्लास, यदि 3 दिन में एक दिन करेंगे तो नवंबर के अंदर आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं अभी तक वो सारे कंप्लीट करवा देंगे, फिर 2.0 भी करवा देंगे। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो। आप कमेंट के अंदर जरूर बताना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी अच्छा लगे, तो वो भी जुड़ जाए। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसकी जो PDF जो हमने एनालाइज किया, ये अपनी PDF है, ये अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपकी ये PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी चैप्टर की नेक्स्ट क्लास के साथ, मृदा के साथ। मृदा के क्वेश्चन करेंगे कल, मृदा के ज़्यादा नहीं है, 10 या 15 क्वेश्चन मृदा के, लगभग 45 क्वेश्चन तक आपकी ज्योग्राफी थी। फिर आपके अलग चैप्टर आ जाएगा जो सिलेबस में दिया हुआ उसके अनुसार, और फिर आपके मैथ वगैरह आ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, जीके पार्ट को थोड़ा समझाना होता है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, मैथ को थोड़ा सा सॉल्यूशन करने है तो वो चली जाएगी क्लास। और बाकी क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं, देखिए आप मनोविज्ञान क्वेश्चन है तो मनोविज्ञान को थोड़ा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, हर चीज़ को, हर ऑप्शन को हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बता देना कमेंट के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।